हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि नरसिंह राव चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इन विभूतियों की तरफ से उनके स्वजन ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया है। सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है और आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति रविवार को उनके घर जा सकती हैं। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है और इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं। दिल्ली की आप सरकार को दोहरा झटका। आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने अपने मुख्यालय में शनिवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत से 5 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी ने कुछ दिन पहले गहलोत को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गहलोत तय समय पर सुबह 11:30 बजे ईडी मुख्यालय पहुंच गए थे। सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो उनसे 50 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। उन्हें कुछ दस्तावेज मुहैया कराने को कहा गया है। गहलोत 5 घंटे पूछताछ के बाद ईडी मुख्यालय से बाहर निकले। मीडिया से कहा, मुझे जो भी सवाल पूछे गए मैंने उन सभी का जवाब दे दिया है। आबकारी घोटाले पर कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है और यह समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गोवा में पार्टी की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही यह पता है कि वहां कौन प्रभारी था। मैं कभी भी गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं रहा और जो कुछ हुआ उससे मैं अनजान हूं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ईरानी जहाज के 9 अपहरणकर्ताओं को दंडित करेगा भारत। अरब सागर में ईरानी जहाज अल कंबर का अपहरण करने वाले 9 समुद्री लुटेरों को भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा। इससे पहले जहाज से मुक्त कराए गए 23 पाकिस्तानी कर्मियों और 9 समुद्री लुटेरों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इस परीक्षण के बाद ईरानी जहाज गंतव्य के लिए रवाना हो गया। अरब सागर में यमन के सोकोत्रा द्वीप के नज़दीक समुद्री लुटेरों ने गुरुवार को ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया था और उसे अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे। अपहरण जहाज द्वारा भेजा गया आपात संदेश प्राप्त होने पर शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद 2 युद्धपोत आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल को कार्रवाई के लिए रवाना किया। दोनों युद्धपोतों ने कुछ ही घंटे में अपहृत जहाज का रास्ता रोक लिया और देर रात कमांडो कार्रवाई में अपहरणदस्युओं को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। 24 घंटे से ज़्यादा समय बाद समुद्री लुटेरों के आतंक से मुक्त हुए पाकिस्तानी नागरिकों ने राहत की सांस ली है और उन्होंने भारत और भारतीय नौसेना की जय जयकार की है। जहाज और उसमें कार्यरत 23 पाकिस्तानी नागरिक कई घंटे तक भारतीय नौसेना की सुरक्षा में रहे। अब ईरानी जहाज को निर्धारित समुद्री मार्ग पर रवाना कर दिया गया है। भारत के अंदरूनी मामलों पर विदेशी बयान के पीछे साजिश की बू। हाल ही में भारतीय संस्थानों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक के बाद एक जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई टिप्पणियों को भारत एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर नहीं ले रहा है। यूं तो इन देशों में पहले ही कुछ धड़ा भारत विरोधी रहा है और जो नया पहलू यह है कि कुछ लोग जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे सवाल करते हैं जिससे भारत की व्यवस्था पर प्रश्न खड़े किए जा सके। प्रकरण पर विदेश मंत्रालय का मानना है कि समय समय पर भारत को कभी मानवाधिकार, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो कभी आर्थिक सुधारों के मुद्दे पर घेरने वाली शक्तियां ही इसका भी हिस्सा है। रोचक यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को आयकर विभाग द्वारा जब्त करने के सवाल वाशिंगटन में रहने वाले बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल ने पूछे थे।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आरटीई अनिवार्य शिक्षा तय करता है, किसी स्कूल में प्रवेश नहीं। हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दूसरी कक्षा में प्रवेश की मांग करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी यानी कि ईडब्ल्यूएस की छात्रा की ओर से दायर रिट याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि कानून द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए दिया गया है, न कि किसी विशिष्ट स्कूल में प्रवेश के लिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी छात्र को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में किसी कक्षा में दाखिला लेना है तो उसे शिक्षा विभाग में आवेदन करना होगा। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ से विद्यार्थी का चयन होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21A या आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत उपलब्ध अधिकार केवल 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों और अनिवार्य शिक्षा का है, किसी विशेष स्कूल में ऐसी शिक्षा प्रदान करने का नहीं है। याचिकाकर्ता छात्रा जिया ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दूसरी कक्षा में दाखिला के लिए आवेदन नहीं किया था। ऐसे में वह इस सत्र में स्कूल में दाखिले के लिए दावा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि लाइलाज होता राजनीतिक भ्रष्टाचार। किसी भी देश की राजनीति धन के बिना नहीं चल सकती है। यह बात अलग है कि कुछ देशों में यह धन सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को दिया जाता है और कुछ में राजनीतिक दल लोगों से चंदे के रूप में एकत्र करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन चाहिए ही होता है और यहीं से सिलसिला शुरू होता है पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के आरोपों का। इस तरह के आरोपों का सामना छोटे बड़े सभी दलों को करना पड़ता है। सत्ताधारी दलों को कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। इसे देखते हुए मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड की योजना लाई थी ताकि राजनीति में काले धन का प्रवेश रुक सके। इस योजना में यह प्रावधान था कि दानदाताओं का नाम तो सार्वजनिक नहीं होगा, लेकिन उनके द्वारा दिया गया धन काला धन नहीं होगा, क्योंकि वह स्टेट बैंक से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलेगा। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया और साथ ही स्टेट बैंक को सारा विवरण चुनाव आयोग को सौंपने को कहा। चुनाव आयोग ने जैसे ही यह विवरण सार्वजनिक किया, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चूंकि भाजपा केंद्र के साथ कई राज्यों में सत्ता में है, इसलिए उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए अधिक चंदा मिला है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को भी अच्छा खासा धन मिला है, खासकर लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या को देखते हुए। इसके बाद भी भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा ने कंपनियों को ठेके दिए और इसके बदले उनसे चंदा लिया है। चूंकि कई कंपनियों ने जब भाजपा को चंदा दिया तभी या उसके आगे पीछे उन्हें ठेके मिले, इसलिए विपक्षी दलों के आरोप सही होने पर संदेह गहराया है। संदेह गहराने का एक कारण यह भी है कि जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी या आयकर विभाग की जांच जारी थी, उन्होंने भी भाजपा को चंदा दिया। वैसे तो ऐसी कुछ कंपनियों ने अन्य दलों को भी चंदा दिया है, लेकिन इन दलों के निशाने पर भाजपा ही है। जैसे आरोप भाजपा पर लग रहे हैं, उससे गंभीर आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। यह एक विडंबना ही है कि जिन अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे आंदोलन से शुरू हुआ था, वह आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। वह राजनीतिक बदलने आए थे, लेकिन लगता है कि राजनीति ने उन्हें ही बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए यह हैरान करती है क्योंकि देश में पहले से भी कई नेता गिरफ्तार हुए हैं। हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन किसी देश के प्रतिनिधि ने कोई सवाल नहीं उठाया। आखिर जो केजरीवाल हैं के मामले में ही अमेरिका, जर्मनी आदि क्यों चिंता जता रहे हैं? यह ठीक है कि अमेरिका और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तब प्रतिक्रिया दी है जब इसे लेकर उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन उनके लिए इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं था। वह इन सवालों को आसानी से टाल सकते थे, क्योंकि परंपरा यही है कि अन्य देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मौके पर उनकी गिरफ्तारी ने एक राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। भाजपा पर तो ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करने के आरोप लग ही रहे हैं,
न्यायपालिका पर भी तंज कसे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हरीश साल्वे समेत करीब 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है कि वकीलों का एक समूह न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डालने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि न्यायपालिका ने समय समय पर कई भ्रष्टाचारी नेताओं को सजा सुनाई है, लेकिन समाज या राजनीति पर इसका कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ता दिख रहा है। जैसे लालू यादव को चारा घोटाले में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक उच्चतम अदालतों ने उनके खिलाफ निचली अदालतों की ओर से दिए गए फैसले का निपटारा नहीं किया है। इसके चलते लालू यादव के समर्थक उन्हें निर्दोष बताने में लगे हुए हैं। वे ऐसा करने में इसलिए समर्थ हैं क्योंकि अपने देश में मतदाताओं का एक ऐसा वर्ग है जो अपनी जाति मजहब के नेता के गलत कार्यों को अनदेखी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक उदाहरण राजीव गांधी का भी है। बोफोर्स घोटाले में लिप्तता के आरोप के चलते राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन गांधी परिवार के राजनीतिक रसूख पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह किसी से छिपा नहीं कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नेता चुनाव जीतते रहे हैं। क्या कारण है कि देश का औसत मतदाता भ्रष्टाचार में लिप्त नेता या उनके दल से किनारा नहीं करता है? इसका कारण यही दिखता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार आम है और आमतौर पर लोग यह मान बैठे हैं कि नेता तो भ्रष्टाचार करते ही हैं। दूसरा आर्टिकल हास्य व्यंग्य है, इसको स्किप करेंगे। फिर आते हैं हम बिजनेस पेज पर। ब्याज दरों में कटौती पर फैसला अभी मुश्किल। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक 3 अप्रैल से शुरू होगी। 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। अभी तक जो संकेत हैं उसके मुताबिक इस बार भी ब्याज दरों को लेकर आरबीआई की तरफ से किसी तरह की राहत मिलने की संभावना कम ही है। यह इसलिए होगा कि चालू वित्त वर्ष में दरें बढ़ाए जाने के बावजूद देश में कर्ज की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। वित्त वर्ष 23-24 में बैंकों की तरफ से वितरित कर्ज में 19.3% की वृद्धि रही है। सिर्फ वाणिज्यिक सेक्टर को दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार 15.4% रही है, जो पिछले कई वर्षों का उच्च स्तर है। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि आरबीआई अभी वैश्विक हालात को लेकर बहुत भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि एमपीसी के अधिकांश सदस्य फिलहाल रेपो रेट को स्थिर रखने के पक्ष में रहे हैं। $14 करोड़ बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। बीते सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार $14 करोड़ बढ़ा है। आरबीआई की ओर से जारी डाटा के अनुसार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी भंडार $642 अरब रहा, जो इसका नया उच्च स्तर है। यह लगातार 5वां सप्ताह रहा जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इस दौरान कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 6.3 अरब की वृद्धि हुई है। इससे पहले सितंबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें पहली न्यूज़ युद्ध की है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में G20 सम्मेलन में अधिकांश नेताओं ने कहा ट्रंप को जीतने मत देना, बाइडेन। न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्व के अधिकांश नेताओं ने उनसे कहा कि आगामी अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीतने देना है। उन्हें डर है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, चाहे भारत में हुआ G20 शिखर सम्मेलन हो या कोई अन्य अवसर। हर बार यही देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि जो वह कह रहे हैं अतिशयोक्ति नहीं है। दुनिया के लगभग हर नेता मुझसे यह बात कहने के लिए अकेले में बात करने का बहाना खोजते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वह नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव में हारे तो खून खराबा होगा। आखिर उसे हुआ क्या है, यह मुझे सबसे अधिक चिंता का विषय लगता है। भारत अंतरिक्ष में जो हासिल कर रहा है वह आश्चर्यजनक। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ अशबैगर ने कहा है कि सफल प्रक्षेपणों के लिए इसरो की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष और
विशेषकर चंद्र अन्वेषण में भारत की उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं। ESA की ओर से पेरिस में 323वीं परिषद बैठक की मेजबानी की गई है और एश बैकर ने कहा कि अंतरिक्ष में भारत जो हासिल कर रहा है वह आश्चर्यजनक है। हमने ESA परिषद में इसरो अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन की मेजबानी की है, MS सोमनाथ की मेजबानी की। यह प्रतिनिधियों के लिए ESA इसरो के वर्तमान और भविष्य की योजनाओं के संबंध में अधिक जानने का अवसर था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को गहरा करने के राजनीतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। विशाखापट्टनम में भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ के दौरान समुद्री चरण में हिस्सा लिया है। इन दोनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त कमान, नियंत्रण केंद्र, संयुक्त राष्ट्र और चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं। यानी कि जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, ये हुआ है भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच। तो ये आज का यानी 31 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।